नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। होंडा, निशान और मित्सुबिशी ये तीनों कंपनियों का मर्जर होने वाला है और जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया की थर्ड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक ने पहला गोल्ड फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ये एग्जीक्यूट किया। और भी कई अन्य करंट अफेयर्स हैं जिन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर आ रही है इंडिया और एडीबी। इंडिया और एडीबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट या एमओयू में जो लोन है वो लोन है $500 मिलियन का। ठीक, वो क्यों दिया जा रहा है एडीबी के द्वारा? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इनका मनीला है। ये लोन इसलिए दिया जा रहा है ताकि सपोर्ट किया जा सके ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। अब जरा ध्यान से समझिए, ये लोन में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सोवरेन गारंटी प्रोवाइड कर रही है। लोन मिल रहा है आईआईएफसीएल को। ये क्या है? ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। असल में क्या है, ये एक कंपनी भारत सरकार द्वारा बनाई गई है जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करती है। तो ये पूरा लोन उनको मिल रहा है। अच्छा, ये पूरा जो एमओयू साइन हुआ, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी और एडीबी के इंडिया हेड मियो ओका के बीच में साइन हुआ। ठीक, अब देखिए इंडिया का टारगेट्स है 2070 तक कि हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे। ठीक, तो नेट जीरो होने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी हमने कल की न्यूज देखी थी कि नितिन गडकरी साहब ने एक इनॉग्रेट किया था पैच NH44 में। उसमें वो क्या कर रहे थे कि बायोमास वाला लिनिन मिला रहे थे, जो क्या करता है, जो रोड को बाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे कार्बन रिडक्शन हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन पहले हमने खबर पड़ी थी ग्रीन स्टील की। तो जितना ज्यादा कार्बन कंजम्पशन, कार्बन एमिशन और नेट जीरो कार्बन की तरफ हम बढ़ेंगे, उतना ज्यादा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना होगा, तभी हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है फाइनेंस। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, खूब सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सब लोन जो बड़े बड़े बैंक है, चाहे वो एडीबी हो, चाहे वो ब्रिक्स बैंक हो, या फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इन्हें फाइनेंस करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पर डेवलपिंग में बन रहा है, तो उसको जितना हम कार्बन एमिशन वहां रिड्यूस कर सकें उतना बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक, ये फाइनेंस से रिलेटेड वो खबर है और इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है। एचडीएफसी बैंक ने पहला गोल्ड फॉरवर्ड डील एग्जीक्यूट करी है गिफ्ट सिटी में। अब पहले फॉरवर्ड समझ लीजिए क्या होता है। फॉरवर्ड इज लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होता क्या है, पहले फ्यूचर का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत सही रहे। अगर मैं मान लो मेरे पास 1000 रिलायंस के शेयर है, राइट? अब ये 1000 मेरे पास है। अब सोचो कि अगले महीने मुझे पैसे निकालने और एक रिलायंस की कॉस्ट है 1000 रुपये, एक शेयर की कॉस्ट 1000 रुपये। मेरे पास 1000 शेयर है। अगले महीने या 2-4 महीने में मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं ये चाहूंगा कि 1000 रुपये से ज्यादा रिलायंस ऊपर नीचे मूव ना करे, रिस्क ना हो मेरे, क्योंकि मुझे पैसे कहीं आवश्यक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। अब फ्यूचर मतलब, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड रहेगा? ये रहेगा जनवरी के एंड तक, मान लीजिए 31 जनवरी तक। अभी इसका प्राइस है 1057, देख रहे हैं, ये इसका प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 100 शेयर तो है ही, मैं 1057 पे रिलायंस के 1000 शेयर बेच दूंगा फ्यूचर्स में। अब 31 जनवरी को क्या होगा, इन दोनों के भाव बराबर होंगे, राइट? जहां भी भाव। अब खुद सोचो, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कितने रुपए, मैंने अपना भाव लॉक कर लिया 1057। कहने का मतलब यह है, अगर रिलायंस हो गया 900 रुपए का, तो क्या होगा? तो यहां मुझे कितने का नुकसान हो रहा होगा पहले वाले में, क्योंकि यहां तो मेरे पास बाइंग पड़ी हुई है और यहां मैंने सेल किया है। तो देखते जाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
1000 से 900 हो गया तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, ऊपर 100 रुपए का, और नीचे जो मैंने फ्यूचर बेचा है वो बेचा कितने में, 1057 में, सही, क्योंकि फ्यूचर, अच्छा कई लोग ये कहेंगे 1057 क्यों, फ्यूचर का भाव भी 1000 होना चाहिए, नहीं, आज तारीख है 24 दिसंबर, तो फ्यूचर का भाव हमेशा आज के भाव से ऊपर होता है, ये ध्यान रखना, उसमें टाइम वैल्यू भी होती है। तो ये 57 हो गए, और फ्यूचर का जो भाव होगा वो उस दिन सेम होगा, जो इसका भाव होगा वही, तो वो भी 900 हो गया, तो 100 प्लस 157, वहां मैंने कितने कमाए, 157, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 57 का, पर मेरा भाव क्या था, 1057, तो मेरे को चाहे 31 जनवरी को आंधी तूफान प्रलय कुछ भी आ जाए, सही है, मेरा भाव 1057 पे लॉक हो गया। अच्छा भाव बढ़ गया तो भी मुझे फायदा नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए, तो मेरा भाव लॉक हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज डील कर रही होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए गोल्ड पे, अब इतने बल्क क्वांटिटी में किसी ने बाहर से गोल्ड मंगाया, अब आज भाव कुछ था, कल मान लीजिए भाव गिर गया तो उसका तो लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता है और यहाँ गोल्ड मंगा लेता है, तो भाव कुछ भी हो उसका भाव लॉक हो जाता है। तो फ्यूचर्स का हम जो यूज करते हैं या फॉरवर्ड्स का जो हम यूज करते हैं वो हेजिंग के लिए करते हैं, इसके लिए हेजिंग के लिए, तो यहाँ भी यही बात लिखी है, देखिए नाउ हेज देयर रिस्क थ्रू गिफ्ट सिटी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, गिफ्ट सिटी जो है वो इंडिया में है, गुजरात में है, लेकिन यहाँ जो कंपनी है ना उनको ट्रीट करा जाता है ऑफशोर एंटिटीज की तरह, मतलब ऐसा माना जाता है आम भाषा में कहें कि वो कंपनी विदेश में। अच्छा तो अब एचडीएफसी बैंक का एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट है, आईआईबीएक्स है एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, वहां पर एचडीएफसी ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अब क्या होता है, देश में कई लोग हैं जो गोल्ड मंगा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे गोल्ड का काम कर रहे होते हैं, वो सब इस सुविधा का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा एचडीएफसी बैंक ने किया है, गिफ्ट में किया है, और कोलेब्रेशन में हिंदुस्तान प्लेटिनम की, ठीक, ये एक पूरी कंपनी है, ये गोल्ड रिफाइनर है और मैन्युफैक्चरर है हाई प्योरिटी गोल्ड, ठीक, तो आगे इसका बहुत फायदा मिलेगा देश को। आगे बढ़ते हैं, ये खबर हमारी एसएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सही, या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वहां भी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है कि जो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वी रामा सुब्रमण्यम, वो नए चेयरपर्सन बन गए एनएचआरसी के। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन में एक है। और कौन कौन से कमीशन है, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज कमीशन है, एसटी एससी ओबीसी कमीशन है, उनमें से एक ये एनएचआरसी। अब ये जो कमीशन है ना इसमें बड़ा डिबेट चला, मतलब क्या हुआ, इसमें बड़ी गुत्थम गुत्था हुई। हुआ क्या, सरकार ने तो नाम नॉमिनेट करा सीजेआई चंद्रचूड़ का, पर राहुल गांधी और मल्लिका वो अर्जुन खड़गे वो अड़ गए कि हम ना उनको नहीं देंगे हम, ठीक। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कई जजों का नाम वो रिकमेंड करा, उस पर सरकार अड़ गई, तो हुआ क्या, लास्ट में वी सुब्रमण्यम में सेटल हुआ, ठीक, ये सब न्यूज में अभी वो कवर हुआ है, ठीक। तो अब क्या हुआ, आपको जो जानना इंपॉर्टेंट है पेपर में, पहले तो ये नाम जानना इंपॉर्टेंट है, एनएचआरसी जानना इंपॉर्टेंट है, और ये जानना है कि वो जो कमिटी जो इनको सेलेक्ट करती है, रिकमेंड करती है, ये जो शपथ लेंगे वो तो राष्ट्रपति के द्वारा लेंगे और राष्ट्रपति ही इन्हें नॉमिनेट भी करेगा, पर रिकमेंडेशन जाती है कमिटी से। उस कमिटी के मेंबर कौन कौन है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये उसके मेंबर होते हैं, तो ये अभी ओम बिरला साहब है। मिनिस्टर इन चार्ज हो गए होम मिनिस्ट्री के यानी अमित शाह साहब। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मैंने आपको नाम बता दिया, एक जगह एलओपी है हमारे राहुल गांधी और दूसरी जगह हमारे जो एलओपी हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो पूरा इशू इन पे हुआ। अच्छा एक और मेंबर होता है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा ये एलिजिबिलिटी इनकी कितने रहती है, जो भी मेंबर या चेयरपर्सन वहां अपॉइंट होते हैं 3 साल की, क्या इनका दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। तो ये आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं आज की बड़ी खबर पे बातचीत करने के लिए कि होंडा निसान और मित्सुबिशी मोटर, देख रहे हो आप तीनों खड़े एक साथ। अच्छा इनका मर्जर क्यों हो रहा है, पहले ये समझ लेते हैं इनका मर्जर क्यों हो रहा है। मर्जर इसलिए हो रहा है, पहली बात तो ये तीनों जापानी कंपनी है तो मर्जर बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरी बात क्या है, इनको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है। कहाँ कहाँ टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, इनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है चाइना में, इनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है डेवलपिंग मार्केट्स में। तो इन्होंने क्या सोचा
कि हम लोग क्या करते हैं, मर्जर कर लेते हैं। मर्जर करने से क्या होता है, एफिशिएंसी आती है सिस्टम में। अब ये तीनों लोग मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, बल्क लेवल पे ये लोग कार प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैक्ट्रियों को रेशनलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो बड़ा इसका फायदा होता है। अच्छा, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी बन जाएगी। पर जब भी हम थर्ड लार्जेस्ट बोलते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसिस क्या है। बेसिस है कितना सेल्स करते हैं। तो दुनिया में जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है टोयोटा, सेकंड नंबर पे वोक्सवैगन, सही, इसका प्रोनाउंसिएशन है फॉक्सवैगन, सही है। पर इंडिया और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसे वॉक्सवैगन ज्यादा लोग बोलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पर एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फॉक्सवैगन, ये आप समझ लीजिए। ठीक हो गया। इनके अंदर बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। ऑडी का आपने नाम सुना होगा, एक तो फॉक्सवैगन की अपनी कार्स आती हैं, फिर बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसके अंदर है, ठीक। ऑडी मैंने बोला, ठीक, बीएमडब्ल्यू मैंने बोला, ये सब इसी के अंडर है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक। और टोयोटा तो के बारे में तो आप जानते हैं। अब ये तीनों मर्ज हो जाएंगी तो फिर ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से जाए कि शेयर और इनटू शेयर का भाव, इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो नंबर 1 कंपनी दुनिया की है टेस्ला, ये आप ध्यान रखें, ठीक। अच्छा, ये तीनों जो कंपनियां ये इश्यूज फेस कर रही हैं चाइना में, क्योंकि चाइना में ईवी का इतना राइज हुआ है और इनके पास कोई बढ़िया मॉडल है नहीं ईवी का, तो इनकी सेल्स वहां घट रही है। डेवलपिंग मार्केट में भी इन्हें होम चैलेंज है, और मतलब इंटरनल कंपनियों से तो चैलेंज है ही, और एक्सटर्नल कंपनियों से। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो मारुति की गाड़ियां इतनी ज्यादा बिकती हैं, फिर हुंडई इनका कॉम्पिटिटर है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। तीसरा टाटा मोटर्स है, तो ये बड़ा इनका टफ मामला है। अभी ये तीनों फिर क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे 2025, 15 स्टेट और 11 मिनिस्टर्स भाग लेंगे टेबलेक्स में, यानी वह पूरी झांकियां निकलती हैं। इस बार की जो टेबलेक्स है उसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इंग्लिश में कहेंगे गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ठीक। ये होगा हर साल कर्तव्य पथ पे ये पूरी झांकियां निकलती हैं और बहुत ही सुंदर नजारा होता है। तो 26 तारीख को ये होगा, आपको ध्यान रखना है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड इसीलिए, ठीक। सेंटर एंड नो डिटेंशन रूल इन स्कूल, बहुत ही ज्यादा प्रचलित और बहुत ही ज्यादा वायरल खबर है ये। हुआ क्या कि पहले 5th और 8th में लोगों को, बच्चों को फेल नहीं करते थे, तो भारत में ये ऐसा देखा गया कि जो बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वो बच्चे वो आगे वो बढ़ जा रहे हैं, तो मेहनत करना नहीं सीख रहे, पढ़ना नहीं सीख रहे, सही। अब वो ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, तो 8th तक वो वैसे ही पहुंच जा रहे हैं। आगे 10th और 11th में फिर उनको पास करने में दिक्कत आ रही। तो ये एक पूरा इशू है जिसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि आप क्या करें, 5th और 8th में ही बच्चे को फेल कर दीजिए अगर वो पास नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, कम से कम वो छोटी एज से ही मेहनत करना और पढ़ना सीखेगा, और उसे समझ में आएगा कि एजुकेशन में जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इतना आसानी से काम नहीं होगा। अच्छा, इसका प्रॉस है तो कॉन्स भी है, ये समझिए, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि स्कूल की जो शिक्षा है वो असल जीवन में तो अप्लाई नहीं होती, तो बच्चे को इतना स्ट्रेस क्यों देना। तो प्रॉस और कॉन्स दोनों ही है। अब क्या हुआ, सरकार ने ये नियम लागू तो कर लिया था कि 5th और 8th में बच्चों को फेल नहीं करेंगे, पर इसके बहुत रिपरकशंस देखने को मिले। तो कई स्टेट्स को फिर सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये अलाउ कर दिया कि आप अपना देख लो, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, आप देख लो क्या करना है। एक्चुअली एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें स्टेट भी नियम बना सकते हैं और सेंटर भी, ठीक। तो अब स्टेट ने, कई स्टेट्स ने क्या करा, इसको हटा दिया, तो अब सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको हटा दिया। अच्छा, इसमें है क्या, अगर मान लो कोई बच्चा पास नहीं हुआ तो उसको 2 महीने का समय मिलेगा, फिर उसका री एग्जाम होगा, और मान लो उसमें भी पास नहीं हुआ तो फिर उसको 1 साल की बैक आ जाएगी, फिर उसको 1 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब इसका फायदा भी और इसका नुकसान भी। 1 मिनट दीजिए बस, सही। चलिए, तो अगली खबर की तरफ बढ़ते। डीपीआईटी साइन एमओयू विद एचडीएफसी बैंक, फिर से एचडीएफसी बैंक का नाम आया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने पूरी पार्टनरशिप करी है एचडीएफसी के साथ। अच्छा, एचडीएफसी बैंक जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो भी एचडीएफसी लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक। ये हो गया।
SBI से भी ऊपर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। एसेट में SBI सबसे ऊपर है, ठीक, ये हो। तो प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक है, इन्होंने MOU साइन करा है, ठीक, ताकि ये स्टार्टअप को एम्पावर कर सके। अब होता क्या है, देखिए समझिए, अगर कोई भी स्टार्टअप HDFC बैंक के पास जाएगा तो HDFC बैंक उसको एडवाइस करेगा किन किन एरियाज में, वर्किंग कैपिटल के एरिया में, क्रेडिट कैसे एक्सेस करे इस एरिया में, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करा जाए इस एरिया में। और HDFC बैंक का क्या है, बहुत ही वास्ट नेटवर्क है इंडिया में, ठीक, तो इस वास्ट नेटवर्क को वो यूज कर पाएगा, HDFC बैंक की एक्सपर्टीज वो यूज कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैश फ्लो वो अपने पूरे स्टार्टअप का बढ़ा पाएगा। और कैश फ्लो अगर आपका ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉफिटेबल होगे, जितना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल होगे उतना ज्यादा आपका वैल्यूएशन होगा। तो स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग हुआ, मेंटरशिप बिल्डिंग हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, ये सब में HDFC बैंक स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा। तो ये बढ़िया हमारा MOU है, ठीक, ये स्टार्टअप को देश में प्रमोट करेगा, इनोवेशन को फॉस्टर करेगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश ने ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी अर्न किया है, ठीक, उन्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अवार्ड मिला है। उसमें क्या है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसका, ये बहुत ही फेमस है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसका क्या है, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में, इसमें मध्य प्रदेश का नाम है। अच्छा, मध्य प्रदेश क्या है, कई सालों से टूरिज्म पर बहुत फोकस कर रहा है, उनका बहुत बढ़िया एक ऐड आता है और बहुत ही बढ़िया वो ऐड है। और मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है टूरिज्म के लिए, खासकर इंडिया में। यहाँ पे खजुराहो, ठीक, पन्ना, बांधवगढ़, ऐसे टाइगर रिजर्व ये है, और यहाँ हिल स्टेशन भी है, पंचमढ़ी का आपने नाम सुना होगा। तो मध्य प्रदेश बहुत सालों से इस पे काम कर रहा है। तो अब उनका ये जो काम है, ये इसके रिजल्ट आने लगे, और ग्लोबल डेस्टिनेशन जो पूरी है WSJ की, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसमें भी इनका नाम मेंशन किया गया। इससे फायदा ये होता है जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो फिर मध्य प्रदेश में ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा मध्य प्रदेश में आएंगे उतना ज्यादा मध्य प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया के लिए भी फायदा है, इंडिया की तो पूरी सरकार, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, पूरा टूरिज्म पे फोकस कर रही। अभी प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत में टूर हुआ था, तो वहां उन्होंने NRIs और इंडियन वर्कर्स को ये बोला था कि आप भारत आओ प्रवासी भारतीय दिवस में, और आप क्या करो, जगन्नाथपुरी के दर्शन करो, महाकुंभ के दर्शन करके जाओ, हमारी रिपब्लिक परेड देख के जाओ, और अपने कुवैती दोस्तों को भी लाओ। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म बढ़ने से क्या होता है, देश में फॉरेन करेंसी आती है, देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, और हमारी इमेज भी दुनिया में बढ़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है। अभी एक्विजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अदानी का एक, अदानी पूरा एक ग्रुप है, तो उनकी एक कंपनी है अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अदानी डिफेंस पर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग काफी आगे हैं, और बड़े एडवांस लेवल के ये ड्रोन बना रहे हैं। अब इन्होंने कंपनी जो एक्वायर करी है, मतलब अभी उसका 85% इन्होंने एक्वायर कर लिया, भविष्य में इनका प्लान है पूरी कंपनी एक्वायर करने का, वो है एयरवर्क्स। अब एयरवर्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल MRO कंपनी है। अच्छा, होता क्या है, जैसे प्लेन होता है कोई, सही, अब वो प्लेन की सर्विसिंग होती है, तो प्लेन की सर्विसिंग करने की ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो बड़ा इसका फायदा है। इससे क्या होगा, जो अदानी है उसकी डिफेंस और सिविल एविएशन में कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, और उसके जो किटी है उसमें एक बहुत ही नीश कंपनी आएगी। ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब अदानी का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, वो जैसे एक्विजिशन करते हुए जा रहे हैं, तो बहुत सारे सेक्टर में तो वो मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, पोर्ट्स में उनकी मोनोपोली है। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि ये आपका डिफेंस में भी अपना स्कोप बढ़ाते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कंपनियों का एक्वायर कर रहे हैं। पावर में तो उनकी है ही बहुत सारे, मतलब मोनोपोली नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है पावर में। और सीमेंट में लगभग लगभग आप मानिए कि अल्ट्राटेक को हटा दे तो बड़े सारे ब्रांड उसी के पास है, चाहे ACC हो चाहे अंबुजा हो। तो अम्बा वो अडानी बहुत बड़े लेवल पे एक्विजिशन, मर्जर और एक्विजिशन करके अपने ग्रुप का साइज बढ़ाता जा रहा है। ये हो गया। 3 महिलाएं हैं जिनका नाम फोर्ब्स की पावर वुमेन लिस्ट में है, तीनों की इमेज आपके सामने। निर्मला सीतारमन को तो कौन नहीं जानता, वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी राइट हैंड कॉर्नर पे है, ये पहले भी आ चुकी है। ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है, ठीक, किरण मजूमदार शॉ, इन्हें एक अवार्ड भी मिला था
कुछ दिन पहले, और हमने कवर भी किया था। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो अवार्ड कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, सेंटर में जो मैं है वुमेन, वो है चेयरपर्सन HTL, वो HCL टेक की। HCL टेक भारत की बहुत बड़ी IT कंपनी है। TCS, HCL टेक, विप्रो, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो इंडिया की। तो ये उसकी चेयरपर्सन है। ये शिव नाडर बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन है और HCL टेक के प्रमोटर भी हैं, और इन्होंने HCL टेक पूरी बनाई थी। ये हो गए नारायण मूर्ति इन्फोसिस के, हो गए ऐसे ही अजीम प्रेम जी विप्रो के हो गए। तो उस दौर में ये IT रिवॉल्यूशन लाने वाले लोग थे। अब ये सेकंड जनरेशन है जो कंपनी संभालती है। तो ये उनकी बेटी है, ठीक। अच्छा, रोशनी नादर इनका नाम है। तो 3 महिलाएं हैं जो वुमेन पावर लिस्ट में आई है, ठीक। ये होगी, हर साल ये निकलता है 100 इन्फ्लुएंशियल मोस्ट पावरफुल वुमेन की इसमें रैंकिंग होती है। निर्मला सीतारमन का तो इसमें नाम ऑब्वियसली बात है कि बहुत सालों से आ रहा है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद में बहुत लंबे समय से। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है सेफ एकोमोडेशन। अब ये सेफ यहाँ एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन। देखिए होता क्या है, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े इंडिया में। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के लिए क्या होता है, जो वहां काम करेंगे लोग, काम करने के लिए, अब जैसे दुबई में या वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो डोमेट्री या हॉस्टल्स बने होते हैं। पर इंडिया में ये सुविधा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, वर्कर्स को अपने घर जाना पड़ता है, तो उसका ट्रैवलिंग में ही बहुत समय चले जाता है और ऊर्जा चली जाती है। फिर सुबह यही प्रॉब्लम है, फिर वो सुबह लेट आता है तो उसका भाई आप तनख्वाह काट लेते हो। तो ये बड़े इशू है। तो अब सरकार ऐसे नियम बनाने जा रही है कि आप क्या करो, एकोमोडेशन उसे खुद ही प्रोवाइड कर दो, ठीक। तो इसकी बात बजट 2024-25 में भी करी थी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने ये कहा था कि आप क्या करो, रेंटल हाउसिंग, डोमेट्री स्टाइल, डोमेट्री जहाँ मतलब सही डोमेट्री स्टाइल आप वर्कर्स के लिए खोलो। और इसमें जो फंडिंग है, ये फंडिंग कैसे आएगी, थोड़ा बहुत सरकार देगी, ठीक है। PPP मॉडल चलेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, और जो भी गैप होगा उसकी फंडिंग करी जाएगी। ऐसे करके ये पूरा वो चल रहा है। और जो भी गैप में फंड करेगा वो फिर रेंटल से कमाएगा। ऐसे करके पूरा वो क्या होगा, देश में जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे वहां वहां हॉस्टल बनेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि वर्कर्स को जाने आने में असुविधा नहीं होगी, और उनको रहने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। मान लो कोई व्यक्ति अभी इंडिया में कहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा यूपी के किसी गांव में, उसे दिल्ली जाना है, या मान लीजिए उसे गुरुग्राम जाना है, या उसे नोएडा जाना है, या उसे हरियाणा जाना है। अब वहां क्या होता है, वहां उसको रहने के लिए पहले वो इशू आता है, क्योंकि उसका क्या है, उसको पहले घर ढूंढना है, वहां खर्चा करना है, ठीक। फिर मिले ना मिले, तो ये बड़ा इशू रहता है। अब पहले से ही डोमेट्री होगी तो क्या होगा, सीधा जाके वहां सामान रखेगा और अगले दिन से वो काम ज्वाइन करेगा, तो उसको वो सब ट्रबल नहीं होगा। इसीलिए अब सरकार इस पर फोकस कर रही है। सेफ को याद रखिएगा, नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश करी है, इससे भी याद रखिएगा। साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय एकोमोडेशन, इसे भी याद रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडिया शाइन इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। एक्चुअली क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 11 प्लेस बढ़ गई है। अब इंडिया की रैंक आ गई है 49, पहले ये पिछले साल थी 60। इंप्रूवमेंट हुआ है स्कोर में भी। अच्छा, ये इंडेक्स देखती क्या है, ये इंडेक्स देखती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल वो इनिशिएटिव्स। तो जितना ज्यादा कोई देश इन एरियाज में काम करता है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो भारत में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो, तो रैंक उतनी बढ़ती जाती है। तो ये जो पूरी इंडेक्स है, ये एक इंस्टीट्यूट है, पॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। उसका रीजन है क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होगा किसी कंट्री में, वो उतना एडवांस होगा। अब खुद देखिए, आप इसके लिए डेवलप्ड होने की आवश्यकता नहीं है कि आप डेवलपिंग कंट्री में तभी ऐसा होगा। ये है कि सरकार की कितनी मंशा है। अब भारत जैसा देश है, किसने सोचा था कि हम लोग सारे यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, और आज आप देखो कितना बल्क लेवल में यूपीआई से ट्रांजेक्शन होता है। जबकि बहुत बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज में इतना फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता, इतना बढ़िया, इतना सेफ और इतना कन्वीनियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वीनियंस, इतना कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन है। तो इसीलिए इंडिया की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में रैंक बढ़ती आ रही है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मिनिस्ट्री, मंत्रालय, ठीक, विभाग, ये जितने ऑनलाइन होते जाएंगे और जितने इनके एडवांस ऐप बनते जाएंगे, हमारी इंडेक्स में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हमारी
रैंकिंग बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये एक और चीज है, ये गवर्नेंस को भी बहुत बढ़िया करता है। जैसे क्या है, प्रधानमंत्री का तो खुद ही कहना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये गवर्नेंस को भी बढ़ाता है। जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, सारा मामला ऑनलाइन होगा, उतनी ज्यादा सुविधा होगी। ठीक। अच्छा, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्हें अवार्ड मिला है श्री चंद्रशेखर सरस्वती लीडरशिप अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, और ये अवार्ड उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन है और लीडरशिप रोल है उसको देखते हुए। ठीक। अब देखिए, जयशंकर साहब के बारे में कोई मतलब एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। उनके तो कोट्स, अब उनके जो वर्ड्स होते हैं वो तो फॉरेन देश के, यानी एक बार पुतिन ने उनका ब्रिक्स का जो कीवर्ड था वो यूज करा, और ये है वर्ल्ड प्रॉब्लम इज यूरोप प्रॉब्लम वाला जो उनका कोट था, वो पूरी दुनिया अब यूज करती है। तो जयशंकर जो बोलते हैं वो पूरी दुनिया में कोट बन जाता है, तो वैसे ही वो इतने पॉपुलर है। ठीक। अभी कुछ दिन पहले हमारे G20 में इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, तो प्रधानमंत्री खुद ही इतने पॉपुलर है। अच्छा, वहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी थे, तो उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से हुई, तो जयशंकर साहब से वो बोले मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बहुत ही पॉपुलर। तो जयशंकर साहब को की पॉपुलैरिटी इतनी है कि मोदी जी को तो जानते ही जानते हैं, मोदी जी तो पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, पर जयशंकर साहब को भी बहुत जानते हैं, तो बहुत पॉपुलर है जयशंकर। ठीक। तो ये इसीलिए अवार्ड उनको मिला। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, अब देखिए उन्होंने एक पूरा स्टार लिंक की तरह उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया। असल में क्या होता है, जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, वो सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन ढूंढ रहे होते हैं। इसका मैं आपको समझाता हूँ पहले। सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरे देश का अगर कम्युनिकेशन लाइन की का यूज करेंगे, तो पहली बात तो एक तो वो देश को हमारा पूरा डाटा पता होगा। दूसरा ये होता है कि सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन में बातचीत करने से ये होता है कि हमारा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है और हमारे देश में रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे भी होता है और स्पेस पे भी होता है। तो सैटेलाइट भेजनी पड़ती है। तो जैसे अब पूरा मस्क, वो इलॉन मस्क का स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा यही है। उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना तो एक छोटा सा काम है, एक्चुअल उसका जो काम है वो है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो अब यूरोपियन यूनियन ने भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि आजकल क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बढ़ गए। अभी रशिया यूक्रेन की वजह से अब वो लोग समझ गए कि एंड टाइम पे तो यूएसए भी काम नहीं आएगा, नेटो भी कहाँ लड़ पा रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है उस पर खुद ही खर्च करना पड़ेगा। तो 10 बिलियन का उनका ये स्पेस प्रोग्राम है, इसमें वो 290 सैटेलाइट भेजेंगे। और ये जो प्रोग्राम है, ये इसमें यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और छोटे छोटे देशों की जो यूरोप के उनकी एजेंसी ये पूरा बना रही है, और वो डेवलप करेगी आईरिस। आईरिस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये अभी वो लोग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है, और ये 2031 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अच्छा, मेन इसका और रीजन क्या है, एक तो सिक्योर कम्युनिकेशन, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो चाहे वो सिविल एप्लीकेशंस के लिए हो, ये वैसा हो। ठीक। अब यही हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। जाते जाते हम रोज एक सवाल करते हैं, तो आज का सवाल भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। आज का सवाल ये है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट, to remove excess liquidity from the market, to stabilize interest rate in the market, none of these। ठीक। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे ये बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।